वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके तहत क्लास 6 और क्लास 7 दो कक्षाओं का पूरी तरह से हमने समाप्त किया, जिसका जो ये वीडियो है वह हमारे प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कक्षा 8 अर्थात वर्ग 8 का जो एनसीईआरटी साइंस है उसे शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला जो अध्याय है उसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एनसीईआरटी में ये क्लास 8 का है, तो हम लोग इसी के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम्पल, जो भी सारा वर्णन इसमें दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, और इसी चीज़ को हम लोग आगे जैसे ही क्लास बढ़ते जाएगा डिटेल में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो एक एक चीज़ पूरे दिमाग में नोट करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से लगभग 95% तो पूछे ही जाते हैं। अर्थात एनसीईआरटी यदि हम लोग पढ़ लेंगे तो लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले हम समझे कि ये सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्मजीव होते कितने प्रकार के हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो 5 प्रकार के वैसे सूक्ष्मजीव होते हैं। जैसे पहला है जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा है कवक, जिसे फंगी कहते हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ। चौथा है एल्गी अर्थात शैवाल। और पांचवा है वायरस अर्थात विषाणु। तो सूक्ष्मजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। कौन कौन? जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, कवक अर्थात फंजाई, प्रोटोजोआ, शैवाल अर्थात एल्गी और विषाणु अर्थात वायरस। तो इन 5 वर्गों में बांटा गया है। तो सूक्ष्मजीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, उसके बाद कवक और शैवाल, एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई और प्रोटोजोआ। अब थोड़ा सा हम लोग विषाणु के बारे में देखें। अब देखिए, विषाणु के बारे में हम लोग क्यों अलग से देखते हैं, क्योंकि जो विषाणु है ये अलग प्रकार का सूक्ष्मजीव है। इसे मरे हुए और जिंदा दोनों के बीच में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही इसका वातावरण मिलता है, वैसे तो शुरू में मरा रहता है, लेकिन जैसे ही इसका इन्वायरमेंट मिलता है यह फिर से जीवित हो जाता है। इसीलिए, और यह सबसे देखा जाए तो सबसे छोटा सूक्ष्मजीव है। सबसे पहले देखिए, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लें इसके बारे में। इसकी खोज किसने की थी? इवान वोस्की ने इसकी खोज की थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विष अणु। यह काफ़ी जहरीला होता है, अर्थात बहुत ही खतरनाक होता है। विषाणु, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वायरस। ये सभी सूक्ष्म जीवों से अलग होता है। तो जितने हमने 4 सूक्ष्म जीव देखे, उन सब में से यह अलग होता है। इसका जो प्रजनन होता है केवल परपोषी जीव की कोशिकाओं में होता है, अर्थात जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर में होता है। अब वो चाहे जीवाणु हो, पौधा हो या फिर जानवर हो। कहने का मतलब है, परपोषी का मतलब क्या हो गया? परपोषी का मतलब हो गया कि जो दूसरे के अंदर में रह के अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि वो भोजन बनाएगा और ये उसको ग्रहण करेगा। जैसे कि मच्छर के लिए मच्छर क्या है? मच्छर जो है उसके लिए मनुष्य क्या है? परपोषी है। मनुष्य अपना भोजन बनाता है और उस भोजन को कौन ग्रहण करता है? तो मच्छर खून पीता है।
तो उसी प्रकार ये अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होता है। कौन? वायरस, विषाणु। इसका जो प्रजनन होता है केवल परपोषी जीव की कोशिकाओं अर्थात होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है, चाहे वो जीवाणु हो, पौधा हो या फिर जानवर हो। जैसे कि शुरू में यह मरा रहता है, लेकिन जैसे ही इसका वातावरण मिलता है यह जीवित उठता है। अब सूक्ष्मजीव देखिए दो प्रकार के होते हैं। ये चूँकि यह चैप्टर जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए इसे समझने का प्रयास करेंगे। सूक्ष्मजीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक जो होता है उसे यूनिसेल्यूलर कहते हैं, एक कोशिकीय, और दूसरा मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय। तो दो प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर अर्थात एक कोशिकीय और मल्टी सेल्यूलर अर्थात बहुकोशिकीय। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैसे सूक्ष्मजीव जो एक ही प्रकार के कोशिका से बनते हैं उन्हें एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बनते हैं उन्हें मल्टी सेल्यूलर अर्थात बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव कहते हैं। देखिए इसमें जो एग्जाम्पल है, खास करके जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, दिमाग में इसे फिट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल दिमाग में नोट कर लेंगे। तो यदि पूछा जाए कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन कौन है, जो यूनिसेल्यूलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन हैं, तो जीवाणु, शैवाल और कवक। याद रखेंगे, बैक्टीरिया, फंगाई और एल्गी, ये सभी क्या हैं, तो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं। अगर बात की जाए कि मल्टी सेल्यूलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वे कौन कौन हैं, अर्थात जो बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं वे कौन कौन हैं, तो शैवाल और कवक। तो कई प्रकार के शैवाल और कवक जो होते हैं वे बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव भी होते हैं। एक कोशिकीय तो होते ही हैं, कई प्रकार के बहुकोशिकीय भी होते हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर ये सूक्ष्मजीव रहते कहाँ पर हैं, इनका हैबिटेट कहाँ पर है। सूक्ष्मजीवों का निवास स्थल अर्थात हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए एक तरह से यदि पूछा जाए तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ पे सूक्ष्मजीव निवास नहीं करते। सब जगह, दुनिया का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं है। तो बर्फीले एवं शीत मरुस्थल में, उष्ण एवं गर्म स्थल में, मरुस्थल में, दलदल भूमि में, मनुष्यों एवं जंतुओं के अंदर में, अर्थात सभी जगह ये पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं वे दूसरे पर आश्रित होते हैं तो कुछ स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि अमीबा जो होता है अकेले रहने वाले सूक्ष्मजीव है, लेकिन जो कवक और जीवाणु हैं वे समूह में रहने वाले सूक्ष्मजीव हैं, है ना। और जो मनुष्य हैं वो भी समूह में रहने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। तो एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट हो गया। तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये सूक्ष्मजीव? बर्फीले एवं शीत स्थल, उष्ण एवं गर्म स्थल, मरुस्थल, दलदल, मनुष्यों एवं जंतुओं के अंदर में, अर्थात सभी जगह ये जीव सूक्ष्मजीव हैं वे पाए जाते हैं। अब चूँकि ये सभी जगह पाए जाते हैं, इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव स्वतंत्र होते हैं तो कुछ जो होते हैं वे दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे कि अमीबा जो होता है, अगर बात की जाए अमीबा के बारे में, तो वह अकेले रहने वाला सूक्ष्मजीव है, जबकि जो कवक और जीवाणु होते हैं वे सभी समूह में रहते हैं। अब देखिए कुछ बात की जाए कि सूक्ष्मजीव और हमारे बीच क्या क्या संबंध है, अर्थात जो सूक्ष्मजीव होते हैं वे हमारे लिए कैसे लाभप्रद हैं और कैसे हानिकारक हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, सबसे पहले देखिए सूक्ष्मजीवों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसमें कुछ लाभकारी होते हैं तो कुछ हानिकारक होते हैं, अर्थात
बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, अर्थात कुछ जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल कॉज डिजीज होते हैं, अर्थात बीमारियों को फैलाने वाले। तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं दोनों तरह से काम करते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। अब जैसे लाभदायक की बात करें तो अगर तो अब कुछ लाभकारी होते हैं बेनिफिशियल और कुछ हानिकारक। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस जो है यह क्या है, तो एक लाभदायक सूक्ष्मजीव है। जैसे कि जो दूध से दही जमता है तो इसी लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। अब लेकिन बात की जाए यदि मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया जो होता है वो एक पैरासाइट से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के पैर में होता है प्लाज्मोडियम, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो यह प्रोटोजोआ के कारण बीमारी होता है मलेरिया, तो ये हानिकारक है, जबकि लैक्टोबैसिलस लाभदायक है। अब किस प्रकार से इसका उपयोग होता है वो हम लोग समझ लें। जैसे कि पहला है दही, ब्रेड और केक बनाने में। दही अभी हमने बता दिया कि जो दही है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनता है। ब्रेड, केक ये सभी जो फूलता है वो फूलता किसके कारण, खमीर के कारण, जिसको अंग्रेजी में ईस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईस्ट। तो इसी ईस्ट के कारण वो क्या होता है, वो ब्रेड और केक फूलता है। तो ये एक क्या है, तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो दही, ब्रेड, केक बनाने में पर्यावरण की सफाई में भी सूक्ष्मजीवों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे, जैसे कि देखिए कोई भी जैविक अपशिष्ट है, जैसे कि सब्जी के छिलके, जानवर के मल मूत्र, जीवाणुओं के द्वारा हानिरहित और उपयोग करने वाले पदार्थों में टूट जाना, तो ये सभी क्या होते हैं कि इनको जो तो जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि मल मूत्र, सब्जी का छिलका, जानवरों का मल मूत्र, ये सभी क्या होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा हानि रहित होते हैं। अर्थात जीवाणु क्या करते हैं, इनका अपघटन कर लेते हैं और फिर ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनका अपघटन का मतलब क्या होता है, जीवाणु इसे खाकर समाप्त कर देते हैं और इसके बाद उपयोग करने वाले पदार्थों में ये टूट जाते हैं। अब उपयोग करने वाले पदार्थ का मतलब क्या हो गया, जैसे कि उर्वरक जिसे कहा जाता है, खाद कहा जाता है। तो जैसे कि बायोगैस और जो हमारा जो बायो ईंधन होता है वो इसी प्रकार से होता है, इसी अवशिष्ट पदार्थों से बनता है। जीवाणुओं के द्वारा उनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या, जैसे कि जीवाणु उसे भक्षण करके समाप्त कर देते हैं। अब है कि मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए, नाइट्रोजन को ठीक करने के लिए एक जीवाणु होता है जिसका नाम है क्या, राइजोबियम। आप लोग सभी लोग नाम सुने होंगे राइजोबियम। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, अर्थात वायुमंडल से जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उन्हें एक अब्जॉर्ब करके मिट्टी में डाल देता है, जिसके कारण जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है और उसका उपयोग पौधे जो होते हैं सीधे तौर पे करते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए ये नाइट्रोजन को ठीक भी करते हैं। कौन, सूक्ष्म जीव। जैसे कि हमने बताया कौन, उस जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम। मेनली यह जो राइजोबियम जीवाणु है यह दलहन की पौधों की जो जड़ होती है उसकी गांठों में पाए जाते हैं। और अभी हमने बताया कि दूध से जो दही जमता है उसको जमाने वाला सूक्ष्मजीव कौन है, लैक्टोबैसिलस। बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। एग्जाम में यह चीज़ कई बार पूछा जा चुका है। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वह दूध से दही जमाने में क्या होता है, तो दूध से दही जमाने वाला सूक्ष्मजीव कौन है,
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब देखिए जीवाणु का उपयोग कहाँ कहाँ पे है। हालांकि जीवाणुओं का उपयोग तो सभी जगह है, सभी जगह, लेकिन जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है वो दिमाग में फिट कर लेंगे। जैसे कि पनीर बनाने में, जिसे चीज़ कहा जाता है, क्या चीज़, यानी कि पनीर बनाने में, अचार बनाने में, पिकल्स, और भी सारे जो खाद्य पदार्थ हैं, तो अचार, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में जीवाणुओं का उपयोग होता है। अब देखिए कुछ जीवाणुओं का कुछ वाणिज्यिक अर्थात व्यावसायिक उपयोग भी है, अर्थात कमर्शियल यूज भी है, अर्थात व्यवसाय करने में भी इस्तेमाल होता है। तो इम्पोर्टेंट है, हम लोग जैसे बात करते हैं शराब के बारे में, वाइन, एसिटिक अम्ल जिसे सिरका कहा जाता है, विनेगर, एस्टिक एसिड अर्थात विनेगर। अब देखिए विनेगर का उपयोग कहाँ पे है। जैसे कि हम लोग जो चाउमीन वगैरह खाते हैं, जो चाट चाउमीन खाते हैं, तो उसमें एक लाल रंग का पानी डाला जाता है, यही है सिरका, जो एसिटिक अम्ल होता है, विनेगर कहलाता है। तो इसका भी इस्तेमाल, चूँकि खाद्य पदार्थ इससे सड़ने से बचता है, खाद्य पदार्थ खराब होने से यह क्या करता है, बचाता है। तो शराब बनाने में अर्थात वाइन बनाने में एसिटिक एसिड अर्थात सिरका, या जिसे एसिटिक एसिड या सिरका कहा जाता है, विनेगर कहा जाता है, वो बनाने में इस्तेमाल होता है किसका, सूक्ष्मजीवों का। अब देखिए शराब का जो निर्माण होता है वह ईस्ट से होता है, जिसे खमीर कहते हैं। तो खमीर का उपयोग शराब बनाने में होता है। अब कैसे होता है, जैसे कि शराब महुआ से बनता है, फिर से शराब और भी सारे चीज़ों को सड़ा के बनता है, ईख वगैरह सभी बनता है। तो ये जब सड़ते हैं तो इनमें खमीर अर्थात ईस्ट का निर्माण होता है। ईस्ट अर्थात यह एक प्रकार का कवक है। यह क्या है, एक कवक का ही एक पार्ट है। यह क्या करता है कि जितना ही ज़्यादा ईस्ट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वह उसमें गंध उत्पन्न होगा, उतना ही ज़्यादा शराब क्या होगा, तो एक तरह से कह सकते हैं तो वह उसमें बुलबुला उत्पन्न होगा, वह सड़ेगा, उसमें गंध आएगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, हिंदी में इसे किण्वन कहते हैं। तो ईस्ट के फॉर्मेशन को ही हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, अर्थात खमीर का निर्माण किण्वनीकरण कहलाता है। तो जितना ही खमीर का निर्माण होगा उतना ही ज़्यादा शराब गाढ़ा और गंधयुक्त होगा, उतना ही ज़्यादा शराब जो है एक प्रकार से कहा जाए तो वो शराब का जो उसमें गुण है वो ज़्यादा आएगा। अर्थात जो एसिटिक एसिड है, सिरका है, विनेगर है, एक ही चीज़ है, वह भी सड़ा कर बनाया जाता है। और जब उसमें सड़ाया जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, खमीर का। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन अर्थात किण्वनीकरण। तो शराब का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। उसी प्रकार जो चाट चाउमीन फोकचा है जिसमें सिरका का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी वो भी क्या करते हैं, बेचते हैं। अब आता है शराब बनाने के लिए खमीर को अनाज में मौजूद जो प्राकृतिक शर्करा होता है, जैसे कि जौ, गेहूँ, चावल, फूलों का रस, इन सब पर इसे उगाया जाता है। तो इन सब को सड़ा कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है किस को, तो शराब को। तो जितना ही ज़्यादा जौ को सड़ाएंगे, गेहूँ को सड़ाएंगे, चावल को सड़ाएंगे, फूलों के रस को सड़ाएंगे, तो इतना ही ज़्यादा खमीर का फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज़्यादा फर्मेंटेशन होगा, किण्वनीकरण होगा। अब देखिए सीधे तौर पे कहा जाए कि किण्वनीकरण का मतलब क्या, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन। तो जितना ही सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होगा उतना ही सूक्ष्म जीव इसमें पनपेंगे और उतना ही ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, इसमें सड़न उत्पन्न होगा, गंध उत्पन्न होगा। तो उतना ही ज़्यादा शराब जो है मतलब कि उसमें गुण ज़्यादा आएगा, वह ज़्यादा जहरीला बनेगा। अब आता है प्रतिजैविक, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है कि एंटीबायोटिक का मतलब होता है क्या, जो जैविक जीवों को नष्ट करे। प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक अर्थात जो जीवों को नष्ट करे। इसका मुख्य काम है रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देना। तो जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं
जितना ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगे, यह एंटीबायोटिक क्या करेगा, उसको वहीं पर रोक देगा। तो इसका मुख्य काम यही है कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही। जैसे कि सांप का जो जहर है, उसका काट सांप के जहर से ही बनता है। उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों का विनाश सूक्ष्म जीवों से ही होता है। अब कुछ जो प्रतिजैविक बनते हैं वे गोलियों के रूप में बनते हैं, कुछ कैप्सूल के रूप में बनते हैं, और कुछ पेनिसिलिन के रूप में। तो कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वे लिक्विड के रूप में अर्थात सिरप के रूप में दिया जाता है, कुछ कैप्सूल के रूप में और कुछ पेनिसिलिन के रूप में। प्रतिजैविक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किसके द्वारा होता है, तो कवकों और जीवाणुओं से। तो जनरली जो हमारे प्रतिजैविक होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, वे कवक अर्थात जो फंगाई होते हैं, फंजाई, उनसे और बैक्टीरिया से बनते हैं, जीवाणुओं और कवकों से ही बनते हैं। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, दिमाग में नोट करेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स है अर्थात प्रतिजैविक है वे किससे बनते हैं, कवक और जीवाणुओं से। अब देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है उदाहरण। तो ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, प्रतिजैविक के उदाहरण है, दिमाग में इसे फिट कर लेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये जो तीन हमने एक उदाहरण बता दिए, ये तीनों किसके उदाहरण हैं, ये तीनों एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं, प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। कौन कौन, ये एनसीईआरटी में है। दिमाग में तो कम से कम किसी भी चीज़ को याद ना रखें, इन तीनों को याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन प्रतिजैविक की खोज किसने की, 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और यह जो पहला प्रतिजैविक था, इस पहले प्रतिजैविक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। तो पहला जो प्रतिजैविक बना था उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पहला प्रतिजैविक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था 1929 ईस्वी में, और यह प्रतिजैविक का नाम क्या था, पेनिसिलिन। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन था, पेनिसिलिन। अब यह जो पेनिसिलिन है वह किस कवक के द्वारा खोजा गया था, किस कवक से बना था, तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। याद रखेंगे किसने खोज किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब, 1929 ईस्वी में। अब थोड़ा सा कॉमन कोल्ड के बारे में जान लिया जाए, सर्दी जुकाम के बारे में। तो इस बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा हजारों विषाणु ले जाने वाली नमी की महीन बूंदों को हवा में फैला दिया जाता है, और सांस लेने के दौरान इन विषाणुओं का जो है, ये जो विषाणु है स्वस्थ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वह स्वस्थ शरीर भी क्या हो जाता है, तो संक्रमित हो जाता है। तो देखिए, जिस व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है तो वह छींकता है, छींकने के माध्यम से इसके हजारों विषाणु क्या हो जाते हैं, तो नमी अर्थात मॉइस्चर के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। फिर कोई दूसरा व्यक्ति इसको सांस लेता है, तो यह जो नमी युक्त वायु है जिसमें यह सर्दी जुकाम का बैक्टीरिया ये जो वायरस होता है, इसके विषाणु उसके नाक में चले जाते हैं, और इसके कारण वह स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है कि रोग वाहक। देखिए, रोग जो होता है डायरेक्ट नहीं फैलता, इसको बढ़ाने के लिए कुछ जीव होते हैं, चाहे वो पौधे के रूप में हो, चाहे वो जीवाणुओं के रूप में हो, और चाहे जंतुओं के रूप में हो, तो उसे रोगवाहक अर्थात कैरियर्स ऑफ डिजीज बोलते हैं।
देखिए सीधे तौर पे रोगवाहक का मतलब क्या, रोगों को ढोने वाला, अर्थात जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, बीमारियां फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, उनको क्या करता है, ढोता है। अब जैसे अभी हमने बताया कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वह किस सूक्ष्म जीव को ढोता है, यह एक प्रोटोजुआ को ढोता है जिससे मलेरिया होता है। तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे, उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, उस प्रोटोजुआ का नाम क्या है जिसके कारण मलेरिया होता है। तो रोगवाहक होते हैं, कैरियर्स ऑफ डिजीज होते हैं। इनका मुख्य काम है रोग और बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों का वाहन करना, अर्थात जो रोग और बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या करता है, एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में डाल देता है। कौन, जिसका नाम है रोगवाहक। रोगवाहक अर्थात कैरियर ऑफ डिजीज। अब जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो पहला उदाहरण तो हमारा घरेलू मक्खी है। जो हाउस फ्लाई होता है, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खियों के पैर में बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं हानिकारक। यह कभी खाना पे बैठता है, कभी घाव वगैरह पे बैठ जाता है, तो वह क्या करेगा, उन सूक्ष्मजीवों को उसमें डाल देगा, जिसके कारण जो स्वस्थ व्यक्ति है वह भी क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। घरेलू मक्खियों का भोजन पर बैठने के दौरान रोगाणुओं का उस पर क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ये जो घरेलू मक्खियाँ हैं, ये भोजन पर जब बैठेंगी तो ये रोगाणु क्या कर देती हैं, उस भोजन में ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिसके कारण जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस भोजन को खाएगा तो उसके शरीर में वह रोगाणु प्रवेश कर जाएगा और वह स्वस्थ व्यक्ति क्या हो जाएगा, तो बीमार हो जाएगा। अब एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं मलेरिया के बारे में। तो अभी हमने बता ही दिया, हालांकि फिर से समझ लीजिए। मलेरिया जो होता है इसका मुख्य कारण क्या है, मलेरिया का वाहक कौन है, कैरियर्स ऑफ मलेरिया। तो मादा एनाफिलीज मच्छर है इसका वाहक। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वह मलेरिया रोग का वाहन करता है। इसके द्वारा वाहित प्रोटोजुआ का नाम है प्लाज्मोडियम। तो यह जो मादा एनाफिलीज मच्छर है एक प्रोटोजुआ सूक्ष्म जीव का वाहन करता है, ढोता है, और उस प्रोटोजुआ का नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। और जब किसी व्यक्ति को यह जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वह काटता है तो वह उसके शरीर में इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ को डाल देता है, जिससे वह व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होता है। उस व्यक्ति को काफ़ी तेज बुखार आता है और साथ ही साथ अचानक से ठंडा लगने लगेगा। तो यह मलेरिया का लक्षण हो सकता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वह क्या है, मलेरिया का वाहक होता है। और ये जो मच्छर होते हैं यह एक प्रोटोजुआ का वाहन करते हैं जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसी प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। अब डेंगू के बारे में बात करते हैं। तो डेंगू जो होता है उसका वाहन कौन करता है, कैरियर्स ऑफ डेंगू वायरसेज। उसका नाम है मादा एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर। तो इस डेंगू क्या है, वायरस के द्वारा होता है। डेंगू एक वायरस है, विषाणु है, जबकि यह जो है जो हमारा प्लाज्मोडियम है यह क्या है, एक प्रोटोजुआ है। अब है कि फाइलेरिया। अब फाइलेरिया के बारे में थोड़ा समझें। तो फाइलेरिया का मुख्य वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर यह भी मादा क्यूलेक्स मच्छर है। तो दिमाग में तो नोट हो गया होगा, मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर, उसके बाद डेंगू वायरस का मच्छर, मादा एडीज मच्छर, और जो फाइलेरिया होता है उसका वाहक कौन है, उसका वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया में क्या होता है, तो पैर फूल जाता है। अब कुछ मानव रोग हैं और उनके वाहक हैं। देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे कि
कुछ हम देखेंगे पौधा का रोग और कुछ मनुष्य का रोग। जैसे कि पहला है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसे क्षय रोग कहते हैं, यह किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणुओं के द्वारा होता है, अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा। और यह किसके माध्यम से संचरण होता है? तो हवा के माध्यम से, अर्थात एयर के माध्यम से। अर्थात यह एक एयर स्पिरिट डिजीज है, वायु जनित रोग है। कौन? ट्यूबरक्लोसिस अर्थात क्षय रोग। उसके बाद आता है मिसल्स। मिसल्स जिसे खसरा कहा जाता है। तो खसरा का मुख्य कारण क्या है? विषाणु है। क्या है? विषाणु है। और यह भी हवा से फैलता है, एयर से फैलता है। इसके बाद चिकन पॉक्स जिसे हम लोग चेचक कहते हैं। चेचक जो होता है यह भी विषाणुओं से होता है, यह भी वायरस अर्थात विषाणुओं से होता है। और इसका मुख्य कारण है कंघी, हवा। और दूसरा कारण है संपर्क, हवा और एक दूसरे के संपर्क। तो ये समझ में आ गई होगी जिसे हम लोग चेचक कहते हैं। चेचक विषाणुओं से होता है और जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। यह हवा और संपर्क के माध्यम से फैलता है, अर्थात यह एक छुआछूत बीमारी है। कौन? चिकन पॉक्स। यह कांटेक्ट से होता है, संपर्क से, और हवा के माध्यम से होता है। इसके बाद पोलियो। हालांकि पोलियो जो है वह भारत देश से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन पोलियो भी विषाणुओं से होता है, वायरस से होता है। और इसका जो प्रसार है वह पानी से और दूषित भोजन से होता है। दूषित पानी और दूषित भोजन से होता है, नहीं, हवा और जल से होता है। तो अशुद्ध हवा और अशुद्ध जल से होता है किसका? कौन? पोलियो बीमारी। इसके बाद कलरा जिसे हैजा कहते हैं। तो कॉलरा अर्थात जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हैजा। यह बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होता है और यह पानी अर्थात जल और फूड दोनों से फैलता है। इसके बाद आता है टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है यह भी जीवाणु से होता है, बहुत खराब बीमारी है, सिर पे बुखार चढ़ जाता है। तो यह टाइफाइड जो होता है यह बैक्टीरिया से होता है, अर्थात जीवाणुओं से होता है। और इसका संक्रमण जो है दूषित पानी से होता है। किससे? दूषित पानी से। इसके बाद हेपाटाइटिस बी। अब है हेपाटाइटिस बी। तो हेपाटाइटिस बी एक गंभीर बीमारी है जो विषाणुओं से होता है, अर्थात वायरस से होता है। और इसके संक्रमण दूषित पानी से होता है। किससे? दूषित पानी से हेपाटाइटिस बी होता है। इसके बाद आता है मलेरिया। हालांकि मलेरिया के बारे में अभी हम लोगों ने देख लिया। मलेरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ से होता है और यह मच्छर, इसका मुख्य वाहक कौन है? तो मच्छर है। इसके बाद है साइट्रस कैंकर। कुछ पौधा का रोग है जो कि इन सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है, जिसे पहला है साइट्रस कैंकर। तो साइट्रस कैंकर अर्थात जिसे खट्टा रोग कहा जाता है, ये मुख्यतः खट्टे फलों में होता है। तो साइट्रस कैंकर यह जीवाणुओं के द्वारा होता है, अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा। यह हवा के माध्यम से इसका स्प्रेडिंग होता है। कैसे फैलता है? हवा के माध्यम से। अब देखिए, अब है दूसरा रोग है, उसका नाम है रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट अर्थात
गेहूं का रस्ट, गेहूं में लाल सड़न हो जाता है, गेहूं का जो पत्ता है वो झुलस जाता है, जिसे रस्ट ऑफ व्हीट अर्थात गेहूं का सड़न बोलते हैं। यह मुख्यतः फंगाई अर्थात फफूंद या कवक के द्वारा होता है। तो रस्ट ऑफ व्हीट फंजई अर्थात कवक के द्वारा होता है और यह हवा और बीज के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? हवा और बीज के द्वारा। अब है भिंडी का येलो भेन मोजैक रोग, जिसे येलो भेन या मोजैक ऑफ ओकरा कहा जाता है। क्या? येलो भेन या मोजैक ऑफ ओकरा कहा जाता है, जो कि एक भिंडी का रोग है। भिंडी यह विषाणुओं से द्वारा होता है। यह पौधों का एक गंभीर बीमारी है। किसके द्वारा होता है? भिंडी के द्वारा। और यह कीटों के द्वारा फैलता है अर्थात इंसेक्ट्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार जरूर पढ़ लेंगे, दिमाग में और फिट बैठ जाएगा। अब कुछ गंभीर बीमारियों का हम लोग नाम लेते हैं। जैसे कि पहला है एंथ्रैक्स। ये देखिए जीवाणु, खास करके मवेशियों में होने वाला एक रोग है एंथ्रैक्स। है तो गंभीर बीमारी। तो मानव एवं मवेशी रोग है। यह क्या है? तो डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है, अर्थात यह बहुत ही खतरनाक मानव और मवेशियों का रोग है। कैटल डिजीज का मतलब हो गया मवेशी रोग, ठीक है। डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज है। अब इसका कारण क्या है? तो जीवाणु है। किस कारण से यह होता है एंथ्रैक्स? तो जीवाणु के कारण से। दूसरा है फुट माउथ डिजीज। फुट माउथ डिजीज जिसे पांव मुंह रोग कहा जाता है, जिसे फुट माउथ डिजीज भी कहा जाता है। तो इसमें विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले मवेशियों की एक खतरनाक बीमारी है। तो यह जो पांव मुंह रोग है, फुट माउथ डिजीज है, यह विषाणुओं के द्वारा होता है और मवेशियों में उत्पन्न होता है हमेशा। इसीलिए यह एक खतरनाक बीमारी है। किसके लिए? मवेशियों के लिए। अब आता है खाद्य विषाक्तता। अब आता है खाद्य विषाक्तता, जिसे हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान में नोट कर लेंगे। जिसे खाद्य विषाक्तता अर्थात फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। तो हमारे भोजन पर उगने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा कभी कभी विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करना और जिससे भोजन का दूषित होना और विषाक्त दस्ता। तो यह जो हमारे भोजन पर उगने वाले सूक्ष्म जीव हैं, वे क्या करते हैं कि कभी कभी जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जहरीले भोजन होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। इससे भोजन जो होता है दूषित हो जाता है और जहरीला या विषाक्त हो जाता है। याद रखेंगे। अब है फूड प्रिजर्वेशन, जिसे हम लोग खाद्य संरक्षण कहते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है खाद्य संरक्षण। तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने में किया जाता है। तो नमक और खाद्य तेल क्या है? तो एक प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स हैं, संरक्षक हैं। इनका उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता था। अतः इन पदार्थों का नाम क्या रखा गया? खाद्य परिरक्षक, अर्थात ये भोजन को संरक्षित रखते हैं। तो खाद्य तेल का उपयोग कहाँ कहाँ पे है? सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने में। साथ ही साथ इन पदार्थों का तो अतः इन पदार्थों का नाम क्या है? तो खाद्य परिरक्षक रखा गया है, फूड प्रिजर्वर कहा गया। और यह जो प्रक्रिया है उसे खाद्य परिरक्षण कहलाते हैं।
अब आता है कि जो जैसे कि मान लेते हैं कोई पहले से लकड़ी वगैरह सड़ रहा है और उस पर बारिश आ गया, तो हम लोग क्या देखते हैं कुछ दिन के बाद उस पर इस तरह का छाता उत्पन्न हो जाता है, छोटे छोटे बड़े बड़े। यही है हमारे क्या, यही है हमारे फंगी, जिसे शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल। शैवाल। तो ये जो खाद्य विषाक्तता है, समझ में आ गया होगा कि हमारे भोजन पर उगने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा कभी कभी विषाक्त पदार्थों अर्थात जहरीला पदार्थों का भी उत्पादन कर दिया जाता है, जिससे उस वह भोजन है वह दूषित और विषाक्त हो जाता है अर्थात जहरीला हो जाता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में समझ गए। नमक है, खाद्य तेल है, बहुत सारा चीज़ है। अब आता है खाद्य संरक्षण के बारे में। तो फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हम लोग समझें। अब है कि जैसे कि हम लोग परिरक्षण के सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकने के लिए अचार बनाने में नमक एवं खाद्य अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकने के लिए जब पिकल्स बनाए जाते हैं, अचार, तो इसमें फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में नमक और जो खाद्य अम्ल है उसका इस्तेमाल करते हैं। नमक क्या करता है कि जितने सारे उसमें वाटर बॉडी रहता है उसको हटा देता है और उसके बाद अचार का निर्माण होता है। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए अचार अर्थात पीरक, तो यह जो होता है कहाँ पे है? नमक और खाद्य अम्ल का उपयोग होता है। अब कुछ और रासायनिक खाद्य परिरक्षक हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ऑब्जेक्टिव में यहीं से प्रश्न बनते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाइबल सल्फाइड। तो दो गो हमारा जो ये सोडियम है, सोडियम बेंजोइट, उसके बाद सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन दोनों का उपयोग जैम और स्क्वैश को संतुलित होने से बचाने में किया जाता है। जैम देखे हो ना, लाल रंग का टमाटर का होता है। तो जैम और स्क्वैश को दूषित होने से बचाने में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सभी किनारे हैं। तो अभी जो फीस दिए हैं 500, तो अभी जो जैसे कहने का मतलब है इनका उपयोग जैम और स्क्वैश को संदूषित होने से बचाने में किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सभी क्या हैं? तो रासायनिक खाद्य परिरक्षक हैं। अब है नमक के द्वारा किस प्रकार से भोजन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। तो नमक के द्वारा परिरक्षण अर्थात प्रिजर्वेशन बाय साल्ट, जैसे कि मांस, मछली, आम, आंवला और इमली, इन सभी के परिरक्षण में भी परिरक्षण किसके द्वारा होता है? नमक का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडलीय चक्र को। तो इसे हम लोग समझें, ये है हमारा नाइट्रोजन का जो चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कि यह एक वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ठीक है। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया गया। तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, अर्थात तुरंत जो है इसका बैक्टीरिया के द्वारा स्थिरीकरण हुआ। साथ ही साथ वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो जीवाणु है और जो नीले हरे शैवाल है उनका
उनके द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। अर्थ स्थिरीकरण का मतलब हो गया कि उठाकर मिट्टी में फिक्स कर देना, कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसके जीवाणु और जो नीले हरे शैवाल हैं उनका स्थिरीकरण होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जीवाणुओं के द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। तो जो जीवाणु के द्वारा स्थिर नाइट्रोजन होता है तो उसके नाइट्रोजनी यौगिक को फिर परिवर्तित किया जाता है नाइट्रोजनी यौगिक में, नाइट्रोजन में। फिर उसके बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक, मिट्टी में नाइट्रोजन के बहुत सारे यौगिक मौजूद हैं। इसके बाद ये पौधों के द्वारा अवशोषण होता है। किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे तो हमने बता दिया कि एक चक्र कैसे गुजरेगा। दूसरा चक्र क्या है कि जो जीवाणु है इनके द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। कि जो जीवाणु हैं उनके द्वारा जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनका वे गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दी जाते हैं या फिर परिवर्तित हो जाते हैं। अब जंतुओं के द्वारा पौधों को खाना खिलाया जाता है। तो जंतुओं के द्वारा पौधे को खाना मिलता है। इसके बाद इसका उपयोग उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के द्वारा इसके जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। कहाँ पे? जैसे कि डिगबोई हो गया, तो वहाँ पे अवशिष्ट पदार्थों को हटा करके जो शुद्ध तेल होता है वह कई खानों में, कई जो है जगह पर इसको परिवर्तित करना पड़ता है। अब है कि इनका उत्सर्जन होता है और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट का निर्माण होता है। किसका? नाइट्रोजन अपशिष्ट का। अब ये सभी जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक हैं, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक जैसे कि राइजोबियम, तो यह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक। फिर जो देखिए अभी हमने जो चक्र बताया इसमें क्या होगा, जीव मर जाएंगे, मरने के बाद इसी प्रकार के क्वालिटी शुरू में लिखा रहेगा KQWERTY। तो यह जो क्वालिटी है यह एक प्रकार का सिस्टम है और इसी क्वालिटी के माध्यम से हम लोग जांच कर सकते हैं कि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक नाइट्रोजन एवं अन्य के जीवों की मृत्यु के द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट से कुछ मिलेगा जाना है नहीं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं चीनी के द्वारा परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो चीनी के द्वारा किस प्रकार से परिरक्षण किया जाता है उसे भी हम लोग समझ लें। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी भी देखिए अभी हमने क्या बताया कि नमक, चीनी ये सभी खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चीनी जो होता है इसका इस्तेमाल जैम, जेली, स्क्वैश आदि के परिरक्षण में किया जाता है, याद रखेंगे। तो जैम, जेली और स्क्वैश के परिरक्षण में इस चीनी का इस्तेमाल होता है। कि चीनी जो होता है इसके द्वारा खाद्य पदार्थों में नमी की कमी आती है और जो दूषित करने वाले जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि पर यह क्या करता है, तो कंट्रोल करता है, नियंत्रण देता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीनी के द्वारा खाद्य पदार्थों में जो नमी होती है वह समाप्त कर ली जाती है। साथ ही साथ संदूषित करने वाले जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिसका नियंत्रण कौन करता है, तो चीनी करता है। अब आता है तेल और सिरके के द्वारा परिरक्षण। तोर और सिरके के द्वारा परिरक्षण अर्थात प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो कि इसके द्वारा परिरक्षण किस में किया जाता है, सब्जियों में, फल में, मछली में, मांस में, अचार में। तो सब्जियां, फल, मछली, मांस और अचार ये सभी जो हैं प्रिजर्वेटिव ऑफ ऑयल और विनेगर कहा जाता है।
अर्थात ये खाद्य संरक्षक का काम करते हैं, परिरक्षक का काम करते हैं। अब देखिए, अब है क्या कि ऊष्मा एवं शीत परिरक्षण। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका परिरक्षण कब होगा, या तो ठंडा के में, ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म। तो ऊष्मा एवं शीत परिरक्षण अर्थात हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो गर्मी से बचाए, जो ठंडा से बचाए, तो ये एक प्रकार का परिरक्षक होता है, ऊष्मा एवं शीत परिरक्षक, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसे आसानी से समझ लीजिए। कि दूध को उबालने से जीवाणुओं की वृद्धि में कमी आती है। तो दूध जितना ही ज़्यादा उबलेगा उतना ही ज़्यादा उसका जो बैक्टीरिया है वह समाप्त हो जाएगा। अर्थात इसका जो पी पॉप करके साउंड है, तो दूध को उबालने से जीवाणुओं की जनसंख्या की वृद्धि में क्या आती है, तो कमी आती है। जैसे जो हम लोग घर में रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक का इस्तेमाल करते हैं, तो यह क्या करता है, इससे कम तापमान जब भी आएगा तो जीवाश्मों सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और जैसे ही कमी आएगी इससे भोजन के संरक्षण में कमी आएगी। इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रिज क्या करता है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रिज अपना टेम्परेचर गिरा देता है, कम कर देता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, जिससे भोजन में क्या आता है, तो दूषित हो जाता है। अब आता है पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन जिसे बोला जाता है, ये अंतिम है। तो पाश्चुराइजेशन अर्थात पाश्चुरीकरण, देखिए दूध को 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके अचानक से जब हम लोग ठंडा करते हैं और फिर उसको जब हम लोग संग्रह करते हैं, तो इसके प्रक्रिया को हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं, पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। कि जब दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, तो गर्म करके अचानक से इसे जब ठंडा किया जाता है, तो और ठंडा करके इसे संग्रहित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। इस पाश्चुराइजेशन अर्थात पाश्चुरीकरण में जो पाश्चुकृत दूध है उसे बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह रोगाणुओं से मुक्त होता है। क्या होता है, इस पे बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगता है, हानिकारक सूक्ष्मजीव नहीं लगता। इसीलिए जो पुष्टिकारक दूध है, पॉस्चुराइज्ड दूध है, इसे यदि तो पाश्चुकृत दूध है उसे बिना उबाले ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह रोगाणुओं से बिल्कुल ही क्या होता है, फ्री होता है। अब देखिए, अब है कि पाश्चुकृत और किण्वनीकरण। पाश्चुरीकृत और किण्वनीकरण का खोज किसने किया था, लुईस पाश्चर ने। किसने किया था, लुईस पाश्चर ने। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा पहला चैप्टर। सेकंड और थर्ड चैप्टर का एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में हम लोग तुरंत देखेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, अन्य ग्रुप में भी डाल दें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।